अब ये जो नेक्स्ट अफ्रीका के ऊपर ही नेक्स्ट लेक्चर है और हम अफ्रीका की तरफ आते हैं। अफ्रीका में मैंने आपको बताया था कि ये हिस्सा जो है वो नॉर्दर्न अफ्रीका है और नॉर्दर्न अफ्रीका जो है वो डेज़र्ट है, द लार्जेस्ट डेज़र्ट ऑफ द वर्ल्ड, और इस डेज़र्ट को कहते हैं सहारा डेज़र्ट। अब इस डेज़र्ट में आप देखें कि अल्जीरिया जो है वो द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका है बाय एरिया के हिसाब से। जो अफ्रीका की लार्जेस्ट कंट्री वो कौन सी है? अल्जीरिया। लुक एट द एक्सपेंसेस, अच्छी खासी इसकी एक्सपेंसेस हैं। उसके अलावा जो पॉपुलेशन के हिसाब से लार्जेस्ट कंट्री मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था वो है नाइजीरिया। पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ पे ऑलमोस्ट 50% मुस्लिम पॉपुलेशन और 50% क्रिश्चियन पॉपुलेशन, और उनमें कॉन्फ्लिक्ट की सी फिज़ा रहती है नाइजीरिया में। अब इसमें अल्जीरिया जो है जो वास्ट एक्सपेंसेस हैं, लीबिया भी वास्ट एक्सपेंसेस हैं, और ये सारा जो है वो डेजर्ट एरिया है। इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान में एक और कंट्री वेज है। This country is wedged into it and this is a little tiny country as compared to its neighbors, और ये है ट्यूनिसिया, या इसको ट्यूनिस बोलती हैं। इसका एटमॉस्फेयर ठीक है, ये डेजर्ट एरिया नहीं है, बाकी सारी डेजर्ट एरियाज हैं, क्योंकि यहाँ पे माउंटेन एक रेंज है ट्यूनिसिया में। ट्यूनिस जो कि इसका कैपिटल है उसके करीब करीब माउंटेन रेंज है, उसको कहते हैं अटलस माउंटेन रेंज हैं। और वो जो माउंटेन रेंज है वो मेडिटेरेनियन सी से आने वाली जो रेन बेयरिंग विंड्स हैं उनको कैप्चर कर लेती हैं एंड दे कॉज रेनफॉल इन ट्यूनिसिया। दैट इज़ व्हाई ट्यूनिसिया हैज़ ग्रीनरी and lush green fields and forests here in the mountainous areas. That is, and I mean these जो एटलस की रेंज है वो ज़्यादातर विंड्स को रोक लेती हैं और वो ट्रिपली तक जो है रेंज विंड्स को रोक लेती हैं और सारा उसका मॉइस्चर जो है इस्तेमाल करने के बाद फिर अलाउ करती हैं उनको आगे जाने के लिए। तो इस वजह से वो ड्राई आगे पहुंचती हैं। लेकिन ये हिस्सा जो है वो काफ़ी हद तक डेजर्ट नहीं है। अब हम देखते हैं कि अगर इधर से स्टार्ट किया जाए सहारा डेजर्ट, तो उसका एंड माली में तिम्बुक्तू उनकी बहुत एक एंशिएंट सिटी है। इस सिटी को कहते थे सिटी ऑफ गोल्ड। आजकल तौरेक कबाइल जो कि अलकायदा के साथ मिल गए हैं, उन्होंने माली के इस हिस्से के ऊपर कब्ज़ा करके तिम्बुक्तू में जो पुराने मज़ारात थे सेंट्स के, उनको जो है वो मिसमार करना शुरू किया। तो इससे क्राइसिस आया था और यूनेस्को ने कहा था कि ये जो पुराने मज़ारात हैं सेंट्स के, ये जो है कल्चरल हेरिटेज था जिसको अलकायदा और तौरेक कबाइल ने इसको ख़त्म करना शुरू किया है। अब आप इधर देखते हो इस हिस्से में, ये वाला जो एरिया है इस हिस्से में देखते हैं छोटी छोटी कंट्रीज़ मौजूद हैं यहाँ पर, और ये देखें सेनेगाल है, या फिर गाइनिया बिसाऊ है, गाइनिया है, सिरालियून है, और ये छोटी छोटी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। ये जो कंट्रीज़ हैं ये जब अफ्रीका के ऊपर कब्ज़ा किया था कॉलोनियल पावर्स में, और ख़ास तौर पे दो बड़ी कॉलोनियल पावर्स थी, एक थी फ्रांस और एक थी ब्रिटेन। इन्होंने जब इसको छोड़ा, इसको अच्छा खासा एक्सप्लॉइट किया। एक्सप्लॉइट का मतलब है कि इसके मिनरल रिसोर्सेज, इसकी आइवरी, इसके स्लेव्स बहुत लूट मार की, और ख़ास तौर पे यहाँ के स्लेव्स की ट्रेड बड़ी मशहूर थी। लेटर ऑन पहले जब कॉलोनियल पावर्स इंडिया से रॉ मटीरियल लेके जाती रहीं, इंडिया की मार्केट को एक्सप्लॉइट करती रहीं और दुनिया की दूसरी मार्केट्स को एक्सप्लॉइट करती रही, बट once they came to know that slaves were more precious than these raw materials, क्योंकि slaves जो हैं वो आपको लेबर फ्री में लेबर देते हैं। तो यहाँ पर जो ख़ास तौर पर मंडियाँ बड़ी बड़ी अफ्रीका की लगनी शुरू हो गई, और उन मंडियों से और कंट्रीज़ को कब्ज़ा करने का एक मेजर मकसद ये होता था कि यहाँ से हमें फ्री में स्लेव्स मिलेंगे जो कि लैटिन अमेरिका यानी अमेरिकाज़ की फार्म्स के ऊपर जाके, या फिर यहाँ पर इंडोनेशिया और मलेशिया के फार्म्स के ऊपर जाकर वो फ्री में हमें लेबर देंगे। तो इसकी एक स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका हो गई। तो अफ्रीका की इंपॉर्टेंस उसकी आइवरी, उसके मिनरल रिसोर्सेज, रिच मिनरल रिसोर्सेज और उसके स्लेव्स की वजह से थी। लेकिन जब इन कंट्रीज़ ने इस इलाकों को छोड़ा तो छोटी छोटी कंट्रीज़, इन्होंने बॉर्डर्स का ख्याल नहीं रखा, एक ऐसी कंट्रीज़ बना के गए जिसमें एथनो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स अच्छे खासे जो है मौजूद थे। उन्होंने कोई ख्याल नहीं रखा कौन सी पॉपुलेशन किस कंट्री में आ रही है और किसकी जोग्राफ़ी
जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट किस कंट्री का कौन सा था, और ये छोटी छोटी सी चिप्पें बनाकर वो चले गए। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि जो वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वो कॉलोनियल लेगेसी को शो करती हैं, और ख़ास तौर पर ये सारा एरिया जो है यहाँ पर जो सिविल वॉर्स हैं वो भी कॉलोनियल लेगेसी को शो करती हैं, क्योंकि वो सिविल वॉर्स और वो कॉन्फ्लिक्ट्स और वो एक्रेमनीज उन कॉलोनियल पावर्स ने ही उनके दरमियान में इग्नाइट की थी। जैसे हिंदूज और मुस्लिम्स के दरमियान में फसादात जो है और उनके दरमियान में डिवाइड, वो ब्रिटिश को बहुत सूट करती थी ताकि ये लड़ते रहें और वो हुकूमत करते रहें। यहाँ पर भी उनको लड़ा कर ख़ुद हुकूमत करते रहते थे, लेकिन वो तो चले गए, लेकिन उनकी लड़ाइयाँ अभी तक यहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो कॉन्गो, ये बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर एक कंट्री मौजूद है, बहुत बड़ी कंट्री है, इसको कहते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। इसका पुराना नाम ज़ायरे था, ज़ायर था इसका पुराना नाम। इसके अलावा यहाँ पे युगेंडा है। युगेंडा एग्रीकल्चरली बहुत रिच कंट्री था, इसमें ब्रिटिश अपनी कॉलोनियल पावर के साथ रहे, और ये वो एरिया था जो ज्यूस को सबसे पहले ऑफ़र किया था युगेंडा का। इसका कैपिटल कंपाला है, इसकी इकॉनमी अभी भी बेहतर है। उसके साथ केनिया की भी इकॉनमी काफ़ी बेहतर है। और उसके साथ साथ आप ये देखें कि इक्वेटर के ऊपर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, और उसके बाद फिर रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो और गैबोन है। ये वाले सारे जो एरियाज़ हैं ये थिक फॉरेस्टेड लैंड्सकेप बनाते हैं, और ख़ास तौर पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में एक बड़ा रिवर है जिसको कॉन्गो रिवर बोलते हैं, और वो कॉन्गो रिवर 2 दफ़ा क्रॉस करता है किसको? इक्वेटर को। तो विच रिवर ऑफ अफ्रीका डाइसेक्ट्स और क्रॉसेस इक्वेटर ट्वाइस, दैट इज कॉन्गो रिवर। उसके अलावा एक और भी यहाँ पे रिवर मौजूद है जिसको एबोला रिवर भी बोलते हैं। एबोला रिवर के करीब से एबोला वायरस का ओरिजिन था, और वहाँ से वो निकला था, और उसने पूरे अफ्रीका में ख़ास तौर पे ये जो वेस्टर्न अफ्रीका है उसमें काफ़ी तबाही मचाई, और वो बहुत डेडली किस्म की एपिडेमिक है। कहा जाता है कि ये जो इक्वेटर के करीब के रीजन्स हैं, ख़ास तौर पे कॉन्गो, ये ज़बरदस्त ओरिजिन बनाते हैं बहुत सारी एपिडेमिक्स की, जैसे एबोला वायरस है, जैसे एड्स है, जैसे लेप्रेसी है, जैसे एक और यहाँ पर एक मक्खी है जो स्लीपिंग सिकनेस पैदा कर देती है। कुछ लोग उसको टेसेट्सिस बोलते हैं, फ्लाई, टेसेट्से फ्लाई, और कुछ उसको सीस फ्लाई बोलते हैं। टेसेट्से TSE टेसेट्से, या फिर सीस फ्लाई भी कुछ लोग बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे ही वो पाई जाती है, जिसके बहुत सारा काटने से उनकी स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है। और यहाँ पे क्यों इस एरिया के अंदर बहुत सारी एपिडेमिक्स की ओरिजिन पाया जाता है, क्योंकि ये एरिया ना सिर्फ बहुत गर्म है, क्योंकि इक्वेटर के बिल्कुल ऊपर सूरज चमकता है, ना सिर्फ बहुत हॉट है, बल्कि इसके साथ साथ ये एरिया ह्यूमिड भी है, बारिशें यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। इक्वेटर के ऊपर होने की वजह से अभी बुखारात जो है या वेपोरेशन रोज़ होती है, और शाम के वक्त यहाँ पर बारिश होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ह्यूमिड कंडीशंस हैं, और फॉरेस्ट्स हैं, इतने थिक फॉरेस्ट्स हैं कि उनके अंदर दाखिल होने का रास्ता बहुत मुश्किल, और बाहर निकलने से पहले ही शायद इंसान अपनी ज़िंदगी खो बैठे, इतने खौफनाक किस्म के यहाँ पे जंगल मौजूद हैं। तो ह्यूमिड और हॉट ग्राउंड की वजह से जो कैरियर्स हैं उसकी ब्रीडिंग ग्राउंड बड़ी ज़बरदस्त बनती है। कैरियर्स कौन से होते हैं? जो वायरस को कैरी करते हैं, मसलन रॉडेंट, छोटे छोटे चूहे, मसलन फ्लीस, मसलन मस्कीटोस, ये या स्नेल्स, इनकी बेहतरीन जगह बनती है, इस वजह से वो कैरियर्स होते हैं, और यहाँ से बीमारियाँ पूरी दुनिया में फिर ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए से फैलती हैं। मास्वेट, टेसेट्से या सीस फ्लाई, क्योंकि वो उड़ के किसी और जगह पे नहीं जा सकती, बाकी हर बीमारी मुख्तलिफ इलाकों में फैली हुई है। हम आगे जाते हैं तो डेमोक्रेटिक ऑफ रिपब्लिक के नीचे जो है साउथ अफ्रीका स्टार्ट होता है, जिसमें ज़ैम्बिया है, जिम्बाब्वे इंपॉर्टेंट है, बोट्सवाना है, साउथ अफ्रीका है, नामीबिया, बोट्सवाना। इस एरिया के अंदर डेजर्ट्स भी आबाद हैं, इसको नामिब डेजर्ट बोलते हैं। बोट्सवाना के अंदर भी जंगल हैं, और उसमें आज भी बहुत पुरानी सिविलाइजेशन से आबाद हैं, जो पत्थरों के ज़माने की हैं या जंगलों में रहाइश उनकी थी, और पत्ते अभी भी कपड़ों के जगह पे इस्तेमाल करते हैं। उनको पिगमीज, छोटी छोटी हाइट वाले लोग भी बोले जाता है। इससे नीचे साउथ अफ्रीका है, इसके ऊपर भी कॉलोनियल सब्जुकेशन रही है, लेकिन इसके बाद इसने आज़ादी हासिल की उनसे। साउथ अफ्रीका की ये वाला हिस्सा जो है, ये जो आगे बढ़ा हुआ हिस्सा, इसको केप टाउन बोलते हैं। केप टाउन
या फिर ये वाला हिस्सा जो है केप टाउन से नीचे, ये वाला हिस्सा जो आगे को बढ़ा हुआ है, इसको केप ऑफ गुड होप बोलते हैं। उसकी वजह ये थी कि वास्को डी गामा और मुख्तलिफ जो एक्सप्लोरर्स थे, जब वो कश्तियाँ लेकर इधर आए और यहाँ से उन्होंने क्रॉस किया और उनको पता चला कि इसको क्रॉस करने के बाद इंडियन ओशन में दाखिल हो जाएंगे और आगे जाके फिर इंडिया है, तो इस एरिया को उन्होंने केप ऑफ गुड होप बोला। केप कहते हैं एक पत्थर आगे की तरफ निकला हुआ, जैसे कि ये निकला हुआ है, और गुड होप इसलिए कि इसने एक अच्छी उम्मीद दिलाई थी और यूरोपियंस का सदियों पुराना ख्वाब कि किस तरीके से शॉर्टेस्ट रूट ढूंढा जाए इंडिया का, वो पूरा हुआ था। तो केप ऑफ गुड होप के ऊपर केप टाउन का नाम पड़ा, जो कि अफ्रीका का एक कैपिटल भी रहा है, अभी भी कैपिटल है। एक दूसरा कैपिटल प्रिटोरिया जो कि नॉर्थ में मौजूद है। तो दोनों एथनिक कम्युनिटीज़, जो डिफरेंट एथनिक कम्युनिटीज़, एक नॉर्थ में और एक साउथ में, उन दोनों को खुश करने के लिए दो कैपिटल्स बनाए गए हैं साउथ अफ्रीका के। अब इधर से निकल के अगर हम आते हैं मोज़म्बिक, तो मोज़म्बिक यहाँ पर मुसलमानों की आबादी मेजॉरिटी में है, क्रिश्चियंस भी आबाद हैं। मोज़म्बिक के साथ मेडगास्कर, मेडगास्कर के ऊपर जो मुसलमानों का कब्ज़ा था तो उसको मदीना सुगरा भी बोलते थे, लेकिन बाद में फ्रेंच का कब्ज़ा हुआ जब यहाँ पर कॉलोनियल पावर्स आई। इन दोनों के दरमियान में ये जो सी है इसको कहते हैं मोज़म्बिक चैनल, और यही मोज़म्बिक चैनल को वास्को डी गामा क्रॉस करके गया था इंडियन ओशन में, इंडियन कॉन्टिनेंट के साथ आके यहाँ पे लगा था। इसके अलावा अगर आप देखें कुछ चीज़ें अफ्रीका के बारे में कहा जाता है कि अफ्रीका इज़ द कॉन्टिनेंट विद हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज़। किसी और कॉन्टिनेंट में इतनी ज़्यादा कंट्रीज़ मौजूद हैं जितनी अफ्रीका में मौजूद हैं। फिर उसके बाद स्लेव ट्रेड के ऊपर मशहूर था। फिर उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि अफ्रीका इज समटाइम्स इज कंसिडर टू बी दी डार्क रीजन या डार्केस्ट रीजन भी बोला जा सकता है। तो अफ्रीका के बारे में एक बड़ी हाँ, अफ्रीका में एक और भी चीज़ आप देखें कि यहाँ पर मोरक्को मौजूद है। ये आप देख सकते हो मोरक्को में इस जगह के ऊपर ये हिस्सा बिल्कुल स्पेन के साथ लगता है और बीच में कुछ किलोमीटर वाइड एक चैनल है, नैरो सा, उसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये वही स्ट्रेट है जहाँ पे से तारिक बिन ज़ियाद इसको क्रॉस करके तो स्पेन के सदर्न प्रोविंस में, जो सदर्न प्रोविंस आज भी उनका कहलाता है जो ग्रेनेडा या गरनाता उस वक़्त, तो यहाँ पे गए थे तारिक बिन ज़ियाद। और ये छोटा सा चैनल और बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है क्योंकि मेडिटेरेनियन सी को ये कनेक्ट करता है नॉर्थ अटलांटिक ओशन के साथ। तो मेरा ख्याल है कि अफ्रीका के बारे में इतना ही काफ़ी है, क्योंकि अफ्रीका के बारे में इतना भी आपको पता हो तो आप उसकी बेसिस के ऊपर आप बहुत सारे क्वेश्चंस याद कर सकते हो जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे अफ्रीका के बारे में।